Okay, good afternoon, all of you. Myself, Arun Kumar Patel, Department of Biotechnology, Government Holkar Science College, Indore. And so today my topic is translation in prokaryote and translation in eukaryote. तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट के बारे में डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर आई विल डिस्कस ट्रांसलेशन इन केस ऑफ द यूकैरियोट. तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं. तो ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट में सबसे पहले अपन लोग इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद ट्रांसलेशन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट में देयर आर 4 फेजेस के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ एक्टिवेशन प्रोसेस, सेकंड वन इज़ इनिशिएशन प्रोसेस, थर्ड वन इज़ एलोंगेशन प्रोसेस एंड लास्ट वन इज़ द टर्मिनेशन प्रोसेस. तो सबसे पहले अपन लोग ये देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में होता क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है. तो ट्रांसलेशन की डिफिनीशन सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द मैसेंजर आरएनए. मीन्स सिंपली अपन लोग ये बोल सकते हैं कि एमआरएनए से प्रोटीन की बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन. मीन्स ये एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए कैसे बनेगा, डीएनए की से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन. इसके पहले का लेक्चर राजेश सर ने डिस्कस कर चुके हैं आपसे. देन आई विल इंटर इन द स्टेप्स ऑफ द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होती है, जैसे मैंने पहले आपको बता चुका है कि देयर आर 4 फेजेस इन ट्रांसलेशन प्रोसेस. फर्स्ट इज़ द एक्टिवेशन. कैसे एक्टिवेशन होता है, कैसे हमारा अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा, कैसे अमीनो एसिड एक्टिवेट होने की बाद पार्टिकुलर टीआरएनए से जाके बाइंड होगा, उसके बारे में अपन लोग देखेंगे. देन सेकंड इज़ द इनिशिएशन. कैसे ट्रांसलेशन की इनिशिएशन प्रोसेस चालू होती है, कैसे स्टार्टअप होता है. देन इसके बाद अपन लोग देखेंगे एलोंगेशन. जब इनिशिएशन होगा वो प्रोसेस कैसे एलोंगेट होगी उसके देखेंगे. देन इसके बाद टर्मिनेशन की प्रोसेस, मीन्स ये प्रोसेस कैसे टर्मिनेट हो जाती है. तो सबसे पहले अपन लोग एक्टिवेशन की बात करते हैं. इन द एक्टिवेशन द करेक्ट अमीनो एसिड इज कोवैलेंटली बाउंड टू द करेक्ट टीआरएनए. एक्टिवेशन में फर्स्ट स्टेप है कि एक पर्टिकुलर करेक्ट अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर टीआरएनए से जाकर ही बाइंड होगा. यदि वो अमीनो एसिड इनकरेक्ट है तो कैन नॉट बाइंड टू द टीआरएनए. Okay, the next process is the amino acid is joined by its carboxylic group to the 3' OH of the tRNA by the ester bond with the help of ATP. यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर टीआरएनए के 3' OH में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है जो आपको डायग्राम में दिखाएंगे. सीक्वेंस होगी, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे. रिकॉग्नाइज होने पर वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे बाय द ईस्टर बॉन्ड. तो कोई भी बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में. व्हेन द टीआरएनए हैज़ ऑन अमीनो एसिड लिंक टू इट, इट इज़ नोन एज चार्ज टीआरएनए. जब एक अमीनो एसिड एक टीआरएनए से जाके बाइंड हो जाता है, लिंक हो जाता है, तब वो टीआरएनए क्या होता है, चार्ज होता है. क्योंकि अमीनो एसिड में चार्ज ग्रुप होता है, इस कारण वो टीआरएनए बिकम चार्ज. सो इस टीआरएनए को अपन लोग क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए. यहाँ पर आपको डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है. यहाँ पे देखिए जैसे टीआरएनए में बताया गया है कि टीआरएनए के 3' OH में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है. दिस सीक्वेंस इज नोन एज ACCA. ये सीक्वेंस एक कंजर्व सीक्वेंस होती है. इस सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज होने के बाद जाके वहाँ बाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड. जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वहाँ एनर्जी यूज होगी. एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ATP. हियर आप देखिए इन द डाउन साइड एंटीकोडॉन रीजन होगा.
जो एंटी कोडॉन रीजन एक पर्टिकुलर कोडॉन से जाके बाइंड होगा। कोडॉन प्रेजेंट इन द एमआरएनए, एमआरएनए के पास कोडॉन होगा, एंटी कोडॉन टीआरएनए से वहाँ पे जाकर एक बाइंड होगा। सच एस यदि एंटी कोडॉन के पास CGGA का सीक्वेंस होगा तो जस्ट उसके अपोजिट एमआरएनए के पास सीक्वेंस होनी चाहिए, वो जाकर वहाँ पर्टिकुलर बाइंड हो जाएगा। दिस इज़ द डी आर्म एंड दिस इज़ द टी आर्म। और यहाँ पर एक क्या होती है, वेरिएबल रीजन्स पाई जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज इनिशिएशन प्रोसेस। मीन्स प्रोकैरियोट में इनिशिएशन कैसे होता है उसके बारे में अपन देख रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक इनिशिएशन रिक्वायर्ड द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, द mRNA, द इनिशिएटर tRNA and 3 initiation factors such as IF1, IF2, IF3 and GTP। मीन्स किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इतने फैक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। मीन्स प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए राइबोसोमल की दोनों सब यूनिट होनी चाहिए। मीन्स लार्जर सब यूनिट सच एस 50S सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट 30S सब यूनिट, mRNA and a particular tRNA, and there are 3 initiation factor such as initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3। इतने यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप ट्रांसलेशन इन द प्रोकैरियोट में इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इन तीनों फैक्टर का अलग अलग फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1 का कोई ज़्यादा रोल इस प्रोसेस में नहीं है, बट ये है कि इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करेगा, राइबोसोमल की स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट को एक दूसरे से अलग कर देगा, लेकिन नॉट टू ऑलवेज। जैसे IF1 वहाँ से रिलीज होगा तो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट अगेन बाइंड टू ईच अदर। सो ज़्यादा मोर और लेस ज़्यादा कोई रोल इनिशिएशन फैक्टर 1 का नहीं है। इनिशिएशन फैक्टर 3 का यहाँ पे ज़्यादा फंक्शन है, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करेगा, स्मॉलर लार्जर सब यूनिट की एक दूसरे से अलग कर देता है। जैसे इनिशिएशन फैक्टर 3 लार्जर स्मॉलर सब यूनिट को अलग कर देगा तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। इफ़ द IF3 वहाँ से रिलीज़ भी हो जाता है तो दीज टू सब यूनिट कैन नॉट बाइंड टू ईच अदर। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है IF3, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। IF2 इज़ ऑलवेज बाइंड टू द GTP। यदि वो GTP के फॉर्म में है तभी वो एक्टिव फॉर्म में है। इफ़ बाइंड टू द GTP कैन नॉट एक्टिवेटेड, मीन्स GTP के फॉर्म में रहेगा तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा और GD के फॉर्म में रहेगा तो इनएक्टिव। तो GDP से GTP बाइंड करवाने का काम कौन करेगा, एक फैक्टर का नाम है जिसका नाम होता है GEF। ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म लिखिए, गुआनिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर। ये क्या करता है, GDP को रिप्लेस करके GTP बाइंड करेगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग सबका फंक्शन है। तो यहाँ पर आप देखिए राइबोसोमल की जो स्मॉलर सब यूनिट होती है तो वहाँ पर 2 साइट्स होती हैं। एक साइट होती है P साइट, पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट, और एक साइट होती है A साइट, अमीनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पर 2 साइट होती हैं, तो जो P साइट होगा तो वहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर 3 जाके बाइंड होता है एंड A साइट में इनिशिएशन फैक्टर 1 जाके बाइंड होगा। जैसे ये बाइंड होगा तो इसके बाद क्या करे कि mRNA आता है। mRNA में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को अपन लोग क्या बोलते हैं, साइन डलगैनो सीक्वेंस। वो साइन डलगैनो सीक्वेंस होती है, उस साइन डलगैनो सीक्वेंस को कौन रिकॉग्नाइज करेगा, स्मॉलर सब यूनिट उसको रिकॉग्नाइज करेगी, जो कि किसके पास होती है, mRNA के पास। इतनी प्रोसेस होने के बाद IF2 GTP के फॉर्म में tRNA को लाता है। फार्माइल मेथियोनिन जो tRNA होता है उसको tRNA को क्या करेगा, लाएगा और बाइंड अप करवा देगा कहाँ पे, P साइट में। तो फर्स्ट जो tRNA आएगा वो कहाँ पे आएगा,
पी साइट में और रेस्ट ऑफ द टीआरएनए जो आएंगे वो कहाँ पे बाइंड होंगे, ए साइट। इतनी प्रोसेस होने के बाद तो जो इतनी प्रोसेस हो जाती है तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, दिस कम्प्लेक्स इज नोन एज 30S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ये 30S इनिशिएशन कम्प्लेक्स होगा। अब इसके बाद क्या होगी, लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम की बाइंड होगी। जैसे लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम की बाइंड होगी वहाँ पे क्या होता है, कन्फॉर्मेशनल एक्सचेंज होगा। जब वो कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होगा, IF2 जो GTP के फॉर्म में होगा वो GDP के फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ होगा, IF1 भी रिलीज़ होगा, IF3 मीन्स तीनों फैक्टर यहाँ पे रिलीज़ होंगी और लार्जर सब यूनिट जाके बाइंड होगी। जैसे बाइंड होगी तो एक कम्प्लेक्स बनेगा। इस कम्प्लेक्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, यदि कोई आपसे एग्जामिनर पूछता है या कोई भी इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि IF2 कैसे रिलीज होता है, IF2 इज़ ए राइबोसोम डिपेंडेंट GTPase एक्टिविटी उसके पास होती है, जो कि राइबोसोम डिपेंडेंट फॉर्म में होती है, वहाँ पे वो ट्रिगर हो जाती है और GDP के फॉर्म में वहाँ से रिलीज हो जाता है। देन 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनने के बाद जितने भी अब नेक्स्ट टीआरएनए आएंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए, वो इंटर करेंगे ए साइट ऑफ द राइबोसोम। हियर इज द डायग्राम। ये डायग्राम आपको बता रहा है जो आपने पहले इसकी प्रोसेस को आप समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे mRNA है, mRNA में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम उसको रिकॉग्नाइज करेगी, जो आपको पहले बताया गया है साइन डेल गैनो सीक्वेंस। साइन डेल गैनो सीक्वेंस प्रेजेंट इन द 5 प्राइम साइड। तो इसको क्या करेगा, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इसको रिकॉग्नाइज करेगी। जैसे इसको रिकॉग्नाइज करेगी स्मॉलर सब यूनिट, वहाँ पे जाके बाइंड होगी। बाइंड होने के बाद IF2 का काम क्या होता है, GTP के फॉर्म में टीआरएनए को लाना। जैसे टीआरएनए को लाएगा वो कहाँ पे बाइंड करवाएगा, पी साइड में। पी साइड में मीन्स फर्स्ट टीआरएनए बाइंड इन द पी साइड। जैसे टीआरएनए वहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद क्या करेगी, राइबोसोमल की लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगी। जैसे राइबोसोमल की लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगी, कन्फॉर्मेशनल थोड़ा चेंज होगा। जैसे कन्फॉर्मेशन चेंज होगा तो वहाँ पे IF1, IF3, IF2 वहाँ से रिलीज होंगी। लेकिन IF2 इज़ द ऑलवेज राइबोसोमल डिपेंडेंट GTPase एक्टिविटी होती है। मीन्स जैसे राइबोसोम बाइंड होगा तभी उसकी GTP एक्टिविटी ट्रिगर होगी और GDP के फॉर्म में वहाँ से रिलीज होगा। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट। केस में जो नेक्स्ट उसकी फेजेस है एलोंगेशन। एलोंगेशन मीन्स कोई भी जो प्रोसेस इनिशिएट हो रही है वो प्रोसेस कैसे एलोंगेट होगी। इनिशिएशन में अपन लोग देख चुके हैं कि 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स कंप्लीट हो गया है। जैसे 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स कंप्लीट होता है, इसके बाद वहाँ से एलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्टअप हो जाती है। तो एलोंगेशन की प्रोसेस के लिए 3 एलोंगेशन फैक्टर की नीड होती है, सच एस EFTU, EFTS एंड EFG। जिस प्रकार से इन केस ऑफ इनिशिएशन में IF2 GT के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे कौन GTP यूज करेगा, EFG एंड चार्ज tRNA। एलोंगेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि एलोंगेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अमीनो एसिड tRNA डिलीवरी, सेकंड इज पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले अपन सिंपल भाषा में अपन समझते हैं कि अमीनो एसिड tRNA की डिलीवरी मीन्स अमीनो एसिड tRNA डिलीवरी मीन्स वहाँ पे जो आपने 70S कम्प्लेक्स जो आपने देख चुके हैं, वहाँ पे जो होता है पी साइड में tRNA आके बाइंड होगा। नेक्स्ट जितने भी tRNA आएंगे वो कहाँ पे बाइंड होंगे, ए साइड में। मीन्स अमीनो एसिड tRNA डिलीवरी मीन्स जितने भी tRNA आएंगे वो कहाँ पे बाइंड होते चले जाएंगे, ए साइड ऑफ दी राइबोसोम।
जब ये साइट ऑफ द राइबोसोम में बाइंड हो जाएंगे फिर वहाँ की क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फार्मेशन होगा। जब पेप्टाइड बॉन्ड की फार्मेशन होगी फिर ट्रांसलोकेशन होगा, मीन्स ए साइड से पी साइड में क्या होंगे, टीआरएनए का ट्रांसलोकेशन होगा, जो कि अलग अलग प्रकार के फैक्टर वहाँ पे काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं कि अमीनो एसिड टीआरएनए की डिलीवरी कैसे होती है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होगा EFTU is required to deliver the amino acyl tRNA to A site and energy is consumed in this step by hydrolysis of the GTP। यहाँ पर क्या होगा, EFTU जिस प्रकार से IF2 GTP के फॉर्म में इनके सब इनिशिएशन में काम करता था, सेम काम EFTU करेगा, tRNA को लाएगा और ए साइट ऑफ द राइबोसोम में बाइंड करवाएगा। जैसे बाइंड करवा गया उसकी GTP एक्टिविटी ट्रिगर होगी और GDP के फॉर्म में वो रिलीज़ होगा। जैसे वो GDP के फॉर्म में रिलीज़ होगा तो वहाँ पर एक दूसरा फैक्टर होता है EFTS। वो क्या करेगा, जो GDP EFTU के पास बाइंड है उस GDP को रिप्लेस करके GTP बाइंड करवा देगा, GTP बाइंड करवा देगा। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि A साइट और P साइट दोनों में साइड में tRNA अमीनो एसिड tRNA बाइंड है, मीन्स जहाँ पे अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड में एक C टर्मिनल रीजन होता है, एक N टर्मिनल, और यहाँ पर भी tRNA में C टर्मिनल और N टर्मिनल रीजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड के N और C टर्मिनल के बीच एक बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को अपन लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये स्टेप फर्स्ट हो जाती है। स्टेप सेकंड की बात करते हैं अपन लोग, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, आप यहाँ देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन मीन्स जब P साइड और A साइड दोनों साइड में अमीनो एसिड tRNA बाइंड है तो P साइड का जो अमीनो एसिड होगा वो क्या करेगा, A साइड के अमीनो एसिड से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। These bond form between the C और N टर्मिनल ऑफ द अमीनो एसिड। तो इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड tRNA। ये कौन सा tRNA हो जाता है, पेप्टाइडल tRNA। अब जो P साइट में जो tRNA बाइंड है वो अनचार्ज tRNA है, तो जो अनचार्ज tRNA है वो क्या करेगा, वहाँ से वहाँ रिलीज़ हो जाए P साइड से। अब थर्ड स्टेप की अपन लोग बात करेंगे। थर्ड स्टेप इज़ अ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। मीन्स ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में यहाँ क्या होगा, जो A साइड में tRNA बाइंड है वो tRNA क्या करेगा, A साइड से P साइड में क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा। इस ट्रांसलोकेट करने के लिए फैक्टर की नीड होती है। वो फैक्टर कौन होता है, EFG क्या करेगा, GTP के फॉर्म में A साइड से P साइड में tRNA को ट्रांसलोकेट कर देगा। जैसे ट्रांसलोकेट होगा EFG GDP के फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ होगा और यह एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। नेक्स्ट राउंड ऑफ एलांगेशन ऐसे चलता रहेगा, फिर अगेन फिर tRNA आएगा, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू गोइंग ऑन। ओके, फर्स्ट स्टेप आई डिस्कस अमीनो एसिड tRNA की डिलीवरी। देन नेक्स्ट स्टेप इज पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन। आफ्टर अमीनो एसिड tRNA डिलीवरी द A and P site are both occupied by amino acyl tRNA and the two amino acids that are to be joined are close to each other। मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि A और P साइड दोनों में अमीनो एसिड tRNA बाइंड है और दो अमीनो एसिड एक दूसरे से बाइंड होकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करवाता है, पेप्टाइडल tRNA। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी of the 50S subunit can now form a peptide bond between the amino acids। मीन्स पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है लार्जर सब यूनिट के पास, वो क्या करेगी, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी वो अमीनो एसिड को यहाँ पे बाइंड करवाएगी और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन द C और N टर्मिनल के बीच। Then next step is the translocation process. A complex of EFG
and GTP bound to the ribosome, and it is the energy consuming step. The discharged tRNA is exit from the P side. The peptidyl tRNA is moved from A side to P side. यहाँ पे क्या होगा कि जब अनचार्ज टीआरएनए जो प्रेजेंट है पी साइट पर, वो अनचार्ज टीआरएनए वहाँ से रिलीज़ होगा। जब वहाँ से रिलीज़ होगा तो यहाँ पे जो ए साइट में पेप्टाइडल टीआरएनए प्रेजेंट है, वो पेप्टाइडल टीआरएनए ए साइट से पी साइट में मूव करेगा और ये काम कौन करवाएगा? EFG। हियर द डायग्राम ऑफ होल प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन। तो सबसे पहले इस डायग्राम को अपन देखना चाहते हैं। इस डायग्राम में mRNA है, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, पी साइट और ए साइट। पी साइट ऑलरेडी ऑक्युपाई बाय द अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए यहाँ ऑक्युपाई है। देन ए साइट में टीआरएनए को लाने का काम कौन करेगा? EFTU GTP के फॉर्म में। वो क्या करेगा? टीआरएनए को लाएगा और ए साइड में बाइंड करवाएगा। जैसे ए साइड में बाइंड होगा, अब नेक्स्ट प्रोसेस इज द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कौन करेगा? पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी ऑफ द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो पी साइट में जो प्रेजेंट है टीआरएनए वो अनचार्ज हो जाएगा। जब अनचार्ज यानी ऑटोमेटिकली वहाँ से रिलीज हो जाएगा और ए साइड से पी साइड में ट्रांसलोकेशन का काम कौन करेगा? EFG GTP के फॉर्म में। वो ए साइड से पी साइड में टीआरएनए को ट्रांसलोकेट कर देगी। जैसे लोकेट कर देगी फिर ए साइड बैकेंट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए आएगा। दिस प्रोसेस इज लगातार चलती रहेगी। नेक्स्ट phases of the translation in case of the prokaryote is termination process. Termination means प्रोसेस कैसे टर्मिनेट होती है ट्रांसलेशन की। तो यहाँ पे अपन टर्मिनेशन की प्रोसेस में देखेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, उसके कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। तो अपन देखते हैं कि इट इज़ सिग्नल बाय अ स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट इन ए साइट। देयर इज़ नो नॉर्मल टीआरएनए मॉलिक्यूल टू रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन। द टर्मिनेशन इज मीडिएटेड बाय रिलीजिंग फैक्टर, few of which recognize the stop codon, thus the mimic the tRNA in the function। मीन्स यहाँ पे जो टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है वो एक नॉर्मल टीआरएनए के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि जो नॉर्मल टीआरएनए होता है कैन नॉट रिकॉग्नाइज ए साइड ऑफ द स्टॉप कोडॉन। जो राइबोसोम की ए साइड में स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है उसको कोई नॉर्मल टीआरएनए रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? रिलीजिंग फैक्टर। अलग अलग टाइप के रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, तो वहाँ रिलीजिंग फैक्टर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और रिलीजिंग फैक्टर मिमिक करेगा एज ए टीआरएनए के फंक्शन। जैसे टीआरएनए फंक्शन करेगा सेम रिलीजिंग फैक्टर भी वहाँ मिमिक करेगा। ड्यूरिंग द टर्मिनेशन प्रोसेस फॉलोइंग इवेंट अकर। मीन्स टर्मिनेशन के प्रोसेस में 3 प्रोसेस होती है। फर्स्ट इज पेप्टाइड हाइड्रोलाइसिस, सेकंड इज रिलीज ऑफ द अनचार्ज टीआरएनए फ्रॉम पी साइड, थर्ड स्टेप इज डिसोसिएशन ऑफ mRNA एंड द 2 सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। तो इसको डायग्राम के फॉर्म में अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग टाइप के रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं, थोड़ा आप इसके बारे में देख लीजिए। रिलीजिंग फैक्टर की 2 क्लासेस होती हैं, क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर एंड क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर। क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर जो रिकॉग्नाइज करेगा स्टॉप कोडॉन को, इसके पास 2 डोमेन होते हैं। एक GGQ मोटिफ डोमेन होगी और दूसरी पेप्टाइड एंटीकोडॉन रीजन। पेप्टाइड एंटीकोडॉन रीजन मीन्स जो कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगी।
क्यू मोटिव का काम क्या होगा, ये ट्रिगर करेगी पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को, जिसके कारण पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, पेप्टाइड जो बॉन्ड होगा उसको वहाँ से ब्रेक करेगा। फिर क्लास 1 के पास अलग अलग रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट की अपन बात करेंगे तो 2 होंगी। रिलीजिंग फैक्टर 1 जो कि रिकॉग्नाइज करेगा UAA UAG स्टॉप कोडान को। रिलीजिंग फैक्टर 2 होगा जो रिकॉग्नाइज करेगा UAA UGA स्टॉप कोडान को। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की अपन बात करेंगे तो यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 जो कि तीनों स्टॉप कोडान को एक साथ रिकॉग्नाइज करे। क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर की बात करेंगे तो क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर का काम ये होता है कि जो क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर ए साइट में जाके बाइंड हो गया उसको ए साइट से निकालने का काम कौन करेगा, क्लास 2 रिलीजिंग फैक्टर एज ए जी प्रोटीन के फॉर्म में। ये भी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के फॉर्म में है। तो प्रोकैरियोटिक के फॉर्म में कौन काम कर रहा है, EF3 जो कि तीनों स्टॉप कोडान को रिकॉग्नाइज करेगा, UAA UAG UGA एंड यूकैरियोटिक के फॉर्म में यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 3 होगा, वो भी तीनों स्टॉप कोडान को रिकॉग्नाइज करेगी और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इन दीज 2 फैक्टर इज अननोन। अब यहाँ डायग्राम के फॉर्म में आपको समझने की आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ एमआरएनए है, एमआरएनए से स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम की बाइंड है, यहाँ पे लार्जर सब यूनिट मीन्स पी साइट में टीआरएनए प्रेजेंट है, अमीनो एसिड टीआरएनए प्रेजेंट है और ई साइट में स्टॉप कोडान होगा जो कि नॉर्मल टीआरएनए उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उसको रिकॉग्नाइज रिलीजिंग फैक्टर करेगा। तो क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, स्टॉप कोडान को रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे क्लास 1 रिलीजिंग फैक्टर स्टॉप कोडान को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो जब वो रिकॉग्नाइज करेगा तो उसके पास 2 मोटिव होगी, एक पेप्टाइड एंटी कोडॉन रीजन, एक GGQ मोटिव। पेप्टाइड एंटी कोडॉन रीजन होगी वो जो कि कोडॉन से जाके बाइंड हो जाएगी एंड GGQ मोटिव जो क्या करेगी वो ट्रिगर करेगी, जिसके कारण पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, वो पेप्टाइड जो प्रेजेंट है अमीनो जो पेप्टाइड प्रेजेंट है पी साइट में वो पेप्टाइड को वहाँ से ट्रांसफ़र करेगा और वाटर मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं पेप्टाइडल हाइड्रोलाइसिस। पेप्टाइडल हाइड्रोलाइसिस। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज रिलीजिंग फैक्टर 3 काम करेगा। रिलीजिंग फैक्टर ऑलवेज स्टेबल इन द GDP के फॉर्म में, वो GDP के फॉर्म में स्टेबल फॉर्म में रहेगा और ये साइट में जाके बाइंड होगा। जैसे ये साइट में जाके बाइंड होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पर स्टार्ट होगी। तो जब रिलीजिंग फैक्टर 3 GDP के फॉर्म में रहेगा, जैसे उसको GTP मिल जाएगा तो वहाँ से वो क्या करेगा, ये साइड से रिलीज होगा along with रिलीजिंग फैक्टर 1 आल्सो। जैसे 1 और 3 वहाँ से रिलीज होगा, स्टॉप कोडॉन को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज बाय रिसाइक्लिंग रिलीजिंग फैक्टर। रिसाइक्लिंग रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, ए साइड में जाकर प्रेजेंट होगा। जैसे ए साइड में जाकर प्रेजेंट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो रिसाइक्लिंग रिलीजिंग फैक्टर एज ए स्ट्रक्चरल टीआरएनए जैसे काम करेगा। जैसे स्ट्रक्चरल टीआरएनए जैसे काम करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि EFG उसको वहाँ से रिमूव करेगी। जैसे वहाँ से रिमूव करेगी इमीडिएटली EF3 एंड EF1 बाइंड हो जाएंगी। EF3 बाइंड इन द P साइड एंड EF1 साइड एंड दोनों राइबोसोमल की सब यूनिट यहाँ से एक दूसरे से अलग होगी और प्रोसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी।
तो टर्मिनेशन की प्रोसेस में अपन देखे हैं कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन हैपन व्हेन द ए साइड ऑफ द राइबोसोम फेस अ स्टॉप कोडॉन सच एज UA, UGA, UAG. When this happens, no tRNA can recognize it, but a releasing factor can recognize the stop codon and cause the release of peptide chain. Next, in prokaryotic, once stop codon occupy the A side, three termination or releasing factor 1, releasing factor 2, releasing factor 3 contribute to the hydrolysis of peptide tRNA bond. Process is continue. Release the free polypeptide and last uncharged tRNA from A side से release होगा. The dissociation of the 70 into 30 a subunit. Releasing factor 1 bind A side and release the peptide and uncharged tRNA. Releasing factor 2 release the releasing factor 1 from A side and release itself as well from translation binding site present on larger subunit. Releasing factor 3 का कोई अभी तक फंक्शन पता नहीं है, अननोन है फंक्शन. Another factor called ribosome releasing factor use the dissociation of 70S complex. Okay, now I discuss translation in case of the eukaryotic. Translation in case of the eukaryote. In prokaryotic cell, transcription and translation are the coupled reaction. Means ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ चलती है. मीन्स जैसे जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी साथ ही साथ mRNA की सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाती है. बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक, ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन अकर इन द साइटोप्लाज्म. मीन्स दोनों अलग अलग जगह पे होती. ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में होगा. ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगी. ट्रांसलेशन process in eukaryote involve 4-step process as like in translation in case of the prokaryotic. First is activation, second is initiation, third is elongation, and last one is the termination process. Activation process is more and less similar to the translation in case of the prokaryotic. Means जिस प्रकार से in case of the prokaryotic अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर tRNA से जाके बाइंड होगा, जैसे वो बाइंड होगा तो वो tRNA बिकम चार्ज tRNA. सेम प्रोसेस हियर आल्सो कैरी ऑन. सो नेक्स्ट कम इन द इनिशिएशन प्रोसेस. द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट इज कम्प्लेक्स, इन्वॉल्व एट लीस्ट 10 इनिशिएशन factor and is divided into 3 steps. Means initiation process in case of the eukaryote is a complex process होती है. यहाँ पे कम से कम 10 initiation factor का रिक्वायरमेंट होता है. मैं कुछ फैक्टर का नाम आपको बता रहा हूँ जो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E. इट बाइंड टू द 5' कैप in mRNA. Next is eukaryotic initiation factor 4G mediate circularization of mRNA by linking eukaryotic initiation factor 4E and PABP. Next one is eukaryotic initiation factor 4A by means of its RNA helicase activity. It eliminates secondary structure of mRNA. ये क्या करेगा? 4A के पास हेलिकेज एक्टिविटी होगी, उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो mRNA में होगा उसको एलिमिनेट का काम करेगी. द यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4V facilitate recruitment activation of 4A. The circularization of mRNA is
suppressed to increase the translation efficiency by making the ribosome to relocate it easily the mRNA after one round of translation। मीन्स यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4b। एक इसका काम क्या होता है, एक ही एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो mRNA में बना है उसको वहाँ से वो एलिमिनेट कर देता है। सो फर्स्ट स्टेप आई डिस्कस initiation in case of the eukaryote. The initiation of translation in eukaryote is a complex involving at least 10 initiation factor and is divided into 3 steps. First is formation of 43S pre-initiation complex. Second is formation of 40S initiation complex. Third is formation of 80S initiation complex. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स। A ternary complex containing methyl tRNA and EF2 bound to GTP attached to 40S ribosomal subunit to form 43S pre-initiation complex. Next, the presence of eukaryotic initiation factor 3 and eukaryotic initiation factor 1 stabilize this complex. जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इनके साथ द प्रोकैरियोट में 3 फैक्टर 1, 2 एंड 3 यहाँ पर सेम है बट इनका नाम अलग है। यूकैरियोट है तो इसका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड फंक्शन इज सेम एज इन द प्रोकैरियोट। एक बार और आप लोग देख लीजिए, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम क्या है, टीआरएनए को कैरी करना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लाना। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या कर देगा, दोनों सब यूनिट राइबोसोम की लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट को अलग करना। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व इन लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट को अलग करने में काम करता है। नेक्स्ट आई डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ 48S initiation complex. The binding of mRNA to 43S pre-initiation complex result in formation of 48S initiation complex. Next is eukaryotic initiation factor 4F is formed by the association of eukaryotic initiation factor 4G, eukaryotic initiation factor 4A with eukaryotic initiation factor 4A. Next is the eukaryotic initiation factor 4F bind to the cap of mRNA. Process is continue. Then eukaryotic initiation factor 4A and eukaryotic initiation 4B bind to mRNA and reduce its complex structure. इसका फंक्शन मैं दोनों को आपको पहले बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A के पास हेलिकेज एक्टिविटी होगी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ mRNA को रिलीज कर देता है, और बी का काम क्या होता है, बी का काम क्या होगा, एक ही एक्टिविटी को ट्रिगर करना। नेक्स्ट इज दिस mRNA इज देन ट्रांसफर्ड टू 43S complex. नेक्स्ट इज द राइबोसोमल इनिशिएशन complex scan the mRNA for identification of appropriate initiation codon. Next is 5' AUG is the initiation codon. Next is formation of 80S initiation complex. 40S initiation complex bind to 60S ribosomal subunit to form 80S initiation complex. Next is the binding involved hydrolysis of GTP bound to eukaryotic initiation factor 2. Next is this step is facilitated by the involvement of eukaryotic initiation factor 5. यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर होता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5, जिसके पास क्या होता है, GAP GTPase एक्टिविटी बाइंडिंग प्रोटीन एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट इज
As the ATS complex is a form, the initiation factor bound to 43S initiation complex and release and recyclized. Next, I discuss formation of 48S initiation complex. The binding of mRNA to 43S pre-initiation complex result in formation of 48S initiation complex. Next is eukaryotic initiation factor 4F is formed by the association of eukaryotic initiation factor 4G, eukaryotic initiation factor 4A with eukaryotic initiation factor 4A. Next is the eukaryotic initiation factor 4F bind to the cap of mRNA. Process is continue. Then eukaryotic initiation factor 4A and eukaryotic initiation 4B bind to mRNA and reduce its complex structure. इसका फंक्शन मैं दोनों को आपको पहले बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A के पास हेलिकेज एक्टिविटी होगी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ mRNA को रिलीज कर देता है, और B का काम क्या होता है, B का काम क्या होगा, A की एक्टिविटी को ट्रिगर करना. नेक्स्ट इज दिस mRNA इज देन ट्रांसफर्ड टू 43S complex. Next is the ribosomal initiation complex scan the mRNA for identification of appropriate initiation codon. Next is 5' AUG is the initiation codon. यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज द mRNA हैज़ AUG स्टॉप कोडॉन, 5' में 5' कैपिंग एंड 3' में पॉली ए का सीक्वेंस. तो 5' में जो कैप को रिकॉग्नाइज का काम करने का काम कौन करेगी, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E. 4G का काम क्या होता है, सर्कुलराइजेशन का काम करेगा. एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम क्या होगा, टीआरएनए को बाइंड करवाने का काम करेगा इन द पी साइट. एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या होगा, राइबोसोमल सब यूनिट को दोनों को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है. यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ए के पास हेलिकेज एक्टिविटी होगी जो कि सेकेंडरी लूप लाइक स्ट्रक्चर जब mRNA के ऊपर फॉर्म हो जाता है तो उसको रिलीज़ करने का काम कौन करेगा, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4A. और 4B का काम क्या होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर ए की एक्टिविटी को ट्रिगर करने का काम 4B का होगा. ओके, नाउ आई डिस्कस एलोंगेशन प्रोसेस इन केस ऑफ द यूकैरियोट. Ribosome elongate the polypeptide chain by sequential addition of amino acids. Next, the amino acid sequence is determined by the order of the codon in the specific mRNA. Next is elongation. A cyclic process involves certain elongation factor. Means elongation एक cyclic process होती है, इसमें अलग अलग एलोंगेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिनका अलग अलग यहाँ पे फंक्शंस होता है. एलोंगेशन में भी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप. एलोंगेशन को भी 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए टू ए साइट. मीन सबसे पहले क्या होगा, अमीनो एसाइल टीआरएनए ए साइट ऑफ द राइबोसोम में जाके बाइंड होगा. दूसरा क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो थर्ड इज ट्रांसलोकेशन. मीन्स ए साइट से पी साइट में कैसे अमीनो एसाइल टीआरएनए ट्रांसलोकेट होगा उसकी प्रोसेस अपन लोग समझेंगे. तो सबसे पहले अपन समझते हैं बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए टू द ए साइट. सो फर्स्ट इज द ATS इनिशिएशन कम्प्लेक्स कंटेन मिथाइल टीआरएनए इन द पी साइट एंड द ए साइट इज द फ्री. मीन्स सबसे पहले जैसे अपन लोग डिस्कस किए थे, सबसे पहले टीआरएनए कहाँ पे आएगा, पी साइट में. नेक्स्ट जितने भी मिथाइल टीआरएनए आएंगे वो कहाँ पे बाइंड होंगे, ए साइट में. अनदर अमीनो एसाइल टीआरएनए इज प्लेस इन द ए साइट. यस,
यहाँ पे जो जितने भी नेक्स्ट टीआरएनए आएंगे वो कहाँ पे बाइंड होंगे, ए साइट पर। नेक्स्ट इज दिस रिक्वायर प्रॉपर कोडॉन रिकॉग्नाइज ऑन mRNA एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ EF1A factor and supply of energy by GDP. Next is the amino acyl tRNA is placed in the A site. EF1A and GDP are recycled to bring another amino acyl tRNA. इस A आया, फिर A साइड से वो P साइड में जाएगा, नेक्स्ट अमीनो एसाइल tRNA आएगा, फिर A साइड में बाइंड किया, फिर P साइड। दिस प्रोसेस इज लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट इज पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, मीन्स कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। द पेप्टाइडल ट्रांसफरेज कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इस पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो लार्जर सब यूनिट के पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है वो क्या करेगी, पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन करवाती है। मीन्स एक अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड्स होगी उसको किसी दूसरे अमीनो एसिड के पेप्टाइड के साथ बाइंड करके वहाँ पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाती है बिटवीन द C और N टर्मिनल ऑफ द अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट, नेट रिजल्ट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ग्रोविंग पेप्टाइड चेन टू द tRNA इन द A साइट। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। The ribosome move to the next codon of mRNA toward 3'. This process is called translocation. Involve the movement of growing polypeptide from A site to P site. Means यहाँ पर क्या होगा, जो पॉलीपेप्टाइड जो चैन्स होती है वो क्या करेगी, A साइड से P साइड में मूवमेंट करेगी विद द हेल्प ऑफ EF2 फैक्टर। EF2 फैक्टर क्या करेगा, GTP के फॉर्म में A साइड से P साइड में पेप्टाइड चैन को ट्रांसफ़र करेगा। सो इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। GTP गेट हाइड्रोलाइज एंड सप्लाई एनर्जी टू मूव mRNA। EF2 and GTP complex recycling for ट्रांसलोकेशन। देन अगेन दिस फैक्टर रिसाइक्लिंग होगा, फिर ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस शुरू से स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द होल डायग्राम, कैसे कैसे ट्रांसलोकेशन और एलोंगेशन की प्रोसेस होगी, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए mRNA है, mRNA से क्या है, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों बाइंड है। यहाँ पे P साइट है, यहाँ पे A साइट है। तो P साइट एंड A साइट, फिर यहाँ पे क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे आके बाइंड होगी और दोनों अमीनो एसिड के C और N टर्मिनल के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। स्टेप थर्ड में अपन लोग देखेंगे ट्रांसलोकेशन हो गया। ट्रांसलोकेशन मीन्स यहाँ का जो अनचार्ज tRNA है P साइड से वहाँ रिलीज होगा और A साइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है वो ट्रांसलोकेट होगा A साइड से P साइड में। अगेन प्रोसेस इस शुरू से इनिशिएट हो जाएगी। Okay, now I discuss termination process in case the eukaryote. One of the stop signal such as UAA, UAG and UGA terminate the growing polypeptide chain. Next is when the ribosome encounter a stop codon, there is no tRNA available to bind to the A site of the ribosome. मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कोई भी नॉर्मल tRNA स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो टर्मिनेशन प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय द रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, जो ए साइड में स्टॉप कोडॉन है वहाँ पे ए साइड में स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। इन यूकैरियोटिक रिलीजिंग फैक्टर 1 recognize all the 3 stop codon and eukaryotic releasing factor 3 stimulate the termination process.
प्रोसेस इस कॉन्टिन्यूएशन में है। वंस द रिलीजिंग फैक्टर बाइंड द राइबोसोम यूनिट फॉल अपार्ट। जैसे रिलीजिंग फैक्टर जाके बाइंड हो जाता है स्टॉप कोडान से प्रेजेंट इन द ए साइट, उसी समय पे राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है एक दूसरे से अलग हो जाती है। रिलीजिंग द लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट मीन्स राइबोसोम की स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाती है। द टीआरएनए कैरी द पॉलीपेप्टाइड इज आल्सो रिलीज फ्री अप द पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट। उसी समय में टीआरएनए जो कैरी कर रहा पॉलीपेप्टाइड चेन आल्सो एक दूसरे से अलग हो जाती है और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है इन केस ऑफ द यूकैरियोट में टर्मिनेट हो जाती है। यार आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या है, ये एमआरएनए है, फिर एमआरएनए में जो था 5 प्राइम कैपिंग है और 5 प्राइम कैपिंग होने के कारण यहाँ पर देखिए पी एंड ए साइड्स हैं। यहाँ पे जो था रिलीजिंग फैक्टर जो था ए साइड को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज होने के बाद जैसे रिकॉग्नाइज करेगा तो स्मॉलर और राइवर्स सब यूनिट दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। फिर यहाँ पे अमीनो एसिड टीआरएनए जो कैरी कर रहा है पॉलीपेप्टाइड को वो भी यहाँ से जाके रिलीज हो गया एंड प्रोसेस इज स्टॉप। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक। बिफोर लीव द सेशन मैं यहाँ पे एक शॉर्ट एनिमेशन ऐड किया हूँ जो आपको बताएगा कि कैसे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट में इनिशिएट होता है, उसी कैसे इनिशिएशन प्रोसेस होती है, कौन कौन से उसमें एंजाइम एंड डिफरेंट टाइप के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। देन इसके बाद आपको पता चलेगा कैसे एलोंगेशन प्रोसेस होती है, कैसे प्रोसेस एलोंगेट होती है और उस एलोंगेशन प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी फैक्टर का अलग अलग फंक्शन है, वो सब आपको इसमें दिखाई देगा। देन आफ्टर आपको टर्मिनेशन प्रोसेस पता चलेगी कि कैसे कैसे प्रोसेस टर्मिनेट होगी, कौन कौन से एंजाइम एंड फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए। आज का सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक क्विज की लिंक शेयर करेंगे जो आपको 4:30 तक सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।